नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक पर डिबेट का नंबर 1 शो दंगल और आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। दिल्ली से 6700 किलोमीटर दूर आपको बता दें लगातार खबरें आ रही हैं और आज हम बात करने वाले हैं राहुल की रार से लेकर सियासी तकरार की। दरअसल इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल की स्पीच की बात करेंगे, जहां देश की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी का यह आरोप है कि देश में चीन के खिलाफ आग उगलने वाले राहुल गांधी विदेश जाते ही चीन में कायल हो गए। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के संबोधन में पेगासस का जिक्र करते हुए अपनी फोन की रिकॉर्डिंग की बात कही। राहुल के इन बयानों को बीजेपी ने लपक लिया। लंदन में राहुल के बयानों पर बीजेपी भारत के अपमान से जोड़ रही है। आखिर राहुल ने ऐसा क्या कहा, क्यों कहा, और क्या राहुल के बयान में कुछ गलत है या नहीं है? क्या बीजेपी जानबूझकर राहुल के बयान को हवा दे रही है? क्या इस पर पॉलिटिक्स हो रही है या फिर राहुल गांधी से कहीं चूक हुई है और वाकई में कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर यह हंगामा होना चाहिए? तमाम सवालों पर आज बहस होगी, लेकिन सबसे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। I myself had Pegasus on my phone. We've also heard of the attack on minorities, the attack on the press. We're facing an attack on the basic structure of Indian democracy. एक बार फिर राहुल गांधी विदेश में छात्रों के कार्यक्रम में पहुंचे तो हिंदुस्तान की सियासत गर्म हो गई। राहुल गांधी ने कश्मीर का जिक्र किया, पुलवामा अटैक की बात की, लोकतंत्र पर चर्चा की। Kashmir is a state which is insurgency prone, right? There's a lot of violence. There's been quite a lot of violence for many years. In fact, that picture there is me putting flowers on the spot where almost 40 soldiers were killed by a car bomb some years back. So we arrive in Kashmir, and Kashmir is this so-called violent place. राहुल आगे बोले, चीन का जिक्र हुआ तो वहीं पेगासस जासूसी कांड को लेकर सरकार पर भी निशाना साधा गया। So that's what I described: capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. कैम्ब्रिज में राहुल बोल रहे थे तो यहाँ बीजेपी राहुल के बयानों पर नजर गड़ाई थी। राहुल का भाषण खत्म हुआ, इधर सियासत का बाजार गर्म हो गया। बीजेपी ने राहुल पर हमलों की किश्त जारी कर दी है। पेगासस से लेकर चीन तक के मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बिजनेस कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए बड़े स्पष्ट रूप से कहा था, हाँ, देश की सुरक्षा के लिए हम फोन टेपिंग कराते हैं। आप फोन टेपिंग कराते थे, आप ईमेल चोरी चोरी चुपके चुपके पढ़ते थे, आप अपने मंत्रियों की बातों को सुनते थे, उनके कमरों को बग कराते थे, और यहां जांच होने के बावजूद अपने मोबाइल फोन को आपने सबमिट भी नहीं किया और जाके विदेश के भूमि में कहते हैं कि हमारे देश में खतरा है। पेगासस फोन में नहीं है, राहुल गांधी के दिमाग में है। कांग्रेस के डीएनए में घुस गया पेगासस। मुझे तरस आता है इनकी बुद्धि पर। ये विदेश की धरती पे जाके हमारे देश के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। कांग्रेस का नया एजेंडा है, विदेशों में भारत को बदनाम करो। बीजेपी के पास आरोपों की लंबी लिस्ट। मसलन राहुल ने पुलवामा का जिक्र किया तो पाकिस्तान के आतंकवाद पर सख्त रुख क्यों नहीं दिखाया? भारत में चीन को लेकर सरकार को घेरने वाले राहुल कैम्ब्रिज में चीन के खिलाफ क्यों नहीं बोले? बीजेपी एक बार फिर राहुल पर विदेशी धरती से भारत के अपमान का आरोप लगा रही है। ये इंफॉर्मेशन युग है और कोई बात किसी से छिपती नहीं है। अगर राहुल गांधी नहीं कहेंगे तो कोई और कहेगा और बात लोगों तक पहुंचेगी। दुनिया में आज जो भी मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है, वो कभी किसी को बख्शता नहीं है। वहाँ ये भी बोल रहे थे कि हमारे ऊपर कुछ ऐसे केस
डाल दिए गए हैं जो नहीं बनते हैं। आप बताइए, हेराल्ड केस में वो जमानत पे हैं, सरकार में रहते हुए उन्होंने सरकारी संपत्तियों को अपने नाम करवाया, और अब वो हजारों करोड़ की संपत्तियां जो सरकार की हैं, अगर वो उसका केस झेल रहे हैं तो ये कैसे ऐसा केस नहीं होगा। लेकिन सब कुछ बातें हो रही हैं। चिंताजनक क्या है कि वो भारत के बाहर जाकर के और भारत की जितनी बुराई कर सकते हैं करते हैं। बहरहाल राहुल के बयानों ने एक बार फिर देश की सियासत को गर्म कर दिया है। बीजेपी एक एक बयान का पोस्टमार्टम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस राहुल के बचाव में पूरी तरह से मैदान पर है। आज तक ब्यूरो। तो ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई ताकि आप इस पूरी खबर को समझ सकें। और हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ा हुआ है। आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सुनील सिंह यादव जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शांतनु गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका भी स्वागत है। सुधांशु जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सुधांशु त्रिवेदी जी। उनके लिए हालांकि सवाल मेरा पहला था, लेकिन क्योंकि वो जुड़े नहीं है, इसलिए आलोक जी मैं आपसे शुरुआत करता हूं। और ये सवाल बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, आजादी का अमृतकाल चल रहा है और ऐसे में अंग्रेजों के देश में जाकर भारत के बारे में कहना कि लोकतंत्र खतरे में है और भारत की छवि को डेंट करना कहां तक जायज है, वो भी तब जब आईएमएफ के चीफ कह रहे हैं कि देखिए भारत ग्रोइंग है। इटली के प्रधानमंत्री को वो कोट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए ददिहाल हो या ननिहाल, दोनों तरफ मोदी मोदी चर्चा हो रही है और ब्रिटिश कंट्री में जाकर उनकी बुराई हो रही है। ये आरोप बीजेपी के हैं। देखिए, मुझे लगता है अगर ये आरोप ही केवल या जो वक्तव्य दूसरे लोगों ने दिए हैं वही उन्हीं पर केवल विश्वास कर लिया जाए तो बाकी सब तो डिस्कशन बंद कर देनी चाहिए। अगर वही सब ठीक है तो आज तक को इस मुद्दे पर डिस्कशन ही नहीं करानी चाहिए। देखिए, 40% कमीशन की कर्नाटक सरकार का अभी मतलब मुद्दा गर्म ही गर्म है, बिल्कुल ठंडी राख भी नहीं हुई है। तो स्वाभाविक है कि मुद्दों को कैसे भटकाया जाए। अगर विपक्षी दल का कोई नेता बड़ा कैम्ब्रिज में जाकर भाषण दे रहा है और बीजेपी के किसी लीडर्स को नहीं बुलाया जा रहा है, वहां पर 8-8 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक है कि बीजेपी इस तरह की प्रक्रिया देगी। लेकिन बीजेपी जरा एक बार गिरेबान में भी झांक कर देख ले। उनके विदेश मंत्री ने अभी कहा था कि हम लड़ नहीं सकते चाइना से क्योंकि वो बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन शायद हिंदुस्तान के किसी मीडिया ने उसके ऊपर डिबेट नहीं की और इसीलिए हमने कहा और राहुल गांधी जी ने कहा कि मीडिया पूरी तरह से कैप्चर्ड है और जो जुडिशरी है वो पूरी उसमें प्रभावित है। मुझे लगता है कि उन्होंने कोई भी वाक्य गलत नहीं कहा। ट्विस्ट देना, रंग देना, ये बीजेपी का काम है। बीजेपी ने जिस तरह से तमाम चीजें पहले भी कही हैं, मोदी जी के ही स्टेटमेंट सुन लीजिए। चीन से तो उनका एक तरफा प्यार है। 1962 के बाद चीन के किसी नेता का इतना बड़ा स्वागत हो, ये मोदी जी के शब्द हैं, कि किसी ने नहीं किया। स्पोर्ट्स में मुझे चीन की मदद, गलवान में वो बैठकर घुसा कर बैठा हुआ है चीन, 20 जवान हमारे शहीद हो गए, पैंगोंग त्सो लेक पर हमारी पेट्रोलिंग बंद हो गई बहुत जगह। और जयशंकर जी कह रहे हैं बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम छोटी अर्थव्यवस्था, इसलिए हम लड़ नहीं सकते। लाल आंखें दिखाकर और फिर लाल छतरी के नीचे जिनपिंग को घुमा रहे थे वो टेंट हाउस के लिए काम करा के। बड़नगर से भी रिलेशन था, तो चाइना से इनका एक तरफा प्यार है। ठीक है। हालांकि आलोक जी, आपने मीडिया से ही शुरुआत की। देखिए, हम सब ने आपको शांति सुना, आपने जितनी बातें कही आपको टोका नहीं गया और आपने चीन का जिक्र किया, तो मुझे राहुल जी के बयान की एक लाइन याद आ गई जहां पर कहा गया कि चीन को शांति पसंद देश हम कह सकते हैं, सरकार कॉपरेशन की तरह काम करती है। और ये बात मुझे तब याद आई जब आप गलवान का जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से चीनी सैनिकों ने हमला किया, चीन लाल आंखें, तमाम चीजों का आप जिक्र कर रहे थे। तो क्या वाकई में शांति पसंद देश कहना जायज है, सही है? अगर आपको लगता है तो आपका अपना कॉल है, लेकिन ठीक है। मुझे तो नहीं, एक मिनट आप रुकिए ना जरा भाई जी। मोदी जी ने क्लीन चिट दिया, हमने नहीं दिया। नहीं, ये राहुल जी का स्टेटमेंट है सर, ये राहुल जी का स्टेटमेंट है सर। नहीं, मैंने नहीं कहा, मोदी जी ने कहा। मैं राहुल जी के स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। एम्बेसडर ने कहा, हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा, मैं राहुल जी के स्टेटमेंट को कोट कर रहा हूं सर। ने कहा, आलोक जी, कांग्रेस ने नहीं कहा है। आलोक जी, राहुल गांधी जी ने कैम्ब्रिज में जो कहा है, राहुल गांधी, वो मैं कोट कर रहा था। कर्नाटक के मुद्दे को कैसे भटकाया जाए, 24 घंटे नहीं हुए, इतना बड़ा मुद्दा मिला, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और उससे भागकर खड़े हो गए। और राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा। नहीं, अब देखिए, आलू से सोना निकलेगा, एक मिनट भाई, आलू से सोना निकलेगा,
ये तमाम चैनल्स ने चलाया राहुल गांधी की स्टेटमेंट। और इसी चैनल पर बैठकर मैंने 3-4 नेताओं को इस बात के लिए क्लियर किया है कि इससे पहले डिबेटों में कि ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अब आप मेरा सवाल नहीं, आलोक जी अब आप आरोप लगाकर सवाल नहीं सुनेंगे सर, तो बात नहीं हो पाएगी सर। आपको मैंने पूरे 3-4 मिनट दिए, आपने अपनी पूरी बात रखी सर। मैंने बहुत ही शांति से कहा, राहुल जी बार बार कह रहे हैं कि सुनने की आदत डालिए। आपको मैंने सुना, मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं सर। सुनने की आदत डाली है मीडिया वाले। मैंने आपको सुना शांति सर। मैंने सवाल पूछने के बाद आपको एक बार भी डिस्टर्ब नहीं किया सर। आपने 3 से 4 मिनट लगातार बोला, आपने मीडिया पर आरोप लगाए, आपने हम पर सवाल खड़े किए, मैं खामोशी सुनता रहा। लेकिन अब आप मुझे मेरे सवाल से नहीं रोकेंगे सर। देख लीजिए, ठीक है, पुराने मैं आपसे फिर एक सवाल पूछ रहा हूं। ठीक है, अब देखिए सुधांशु जी जुड़ गए हैं, मैं उनके पास जाऊं। आलोक जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए ताकि मैं अगले मेहमान के पास चला जाऊं। आपने कहा, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं, आपने कहा चीन हम पर हमला करता है, गलवान पर हमला हुआ, बहुत सारी बातें, प्रधानमंत्री जी उस तरह से रिएक्ट नहीं कर पाए, बीजेपी सरकार रिएक्ट नहीं कर पाई। ये सवाल मैं सुधांशु जी से पूछूंगा। लेकिन जो राहुल जी ने कोट किया, जहां पर उन्होंने कहा कि चीन प्रकृति से मजबूती से जुड़ा हुआ है, अगर अमेरिका की बात करें तो खुद को नेचर से बड़ा मानता है, ये बताने के लिए काफी है कि चीन शांति पसंद है, वहां सरकार कॉरपोरेशन की तरह काम करती है। क्या चीन को आप शांति पसंद मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत से मुद्दों पर शांति प्रिय भी कोई देश हो सकता है और बहुत से मुद्दों पर वो एग्रेसिव भी हो सकता है। इसमें क्या दिक्कत? ठीक है, इसी सर एक कहावत हमारे यहाँ कहते हैं, गुड़ खा के गुलगुले से परहेज करना। नहीं, कहावत तो ये भी है जो राहुल गांधी जी ने मीडिया के बारे में वहां कहा है। नहीं, मीडिया को सर तो सब आरोप लगाते हैं, जिसके पसंद की बात हो जाती है। मीडिया हिंदुस्तान का एक डिबेट नहीं कर पाया। अभी थोड़ी देर में बीजेपी भी शिकायत करेगी सर हमसे। बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है सर, अभी थोड़ी देर में बीजेपी भी शिकायत करेगी हमसे। हमारी आदत है सर, लेकिन सवाल पूछना काम है, पूछते रहते हैं। सुधांशु जी आपका भी स्वागत है। और एक सवाल मेरा आपसे भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बयान आया था जिसको मैं पढ़ रहा हूं। उन्होंने, अगर मैं गलत हूं तो आप कोट कर दीजिएगा, शायद दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में कहा था 2015 में। कहा कि एक समय था जब लोग सोचते थे कि पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग हैं, चलो छोड़ा जाए, कहीं और निकल पड़ते हैं और बिजनेस करने आगे चले जाया करते थे। हमने चीजें बदली। वो अपनी सरकार की तारीफ कर रहे थे और उसको कोट करते पिछली सरकारों पर उन्होंने ये बात कही। अब देश की सियासत तो विदेशों में पहले भी होती आई है, और चाहे ओमान हो, शंघाई हो, यूएई हो, टोरंटो हो, तमाम जगहों पर प्रधानमंत्री जब भी एनआरआई लोगों से बात करते हैं तो वहां पर कांग्रेस की सरकारों पर, पुरानी सरकारों पर, नेहरू जी पर कई बार वो कटाक्ष कर देते हैं। तो राहुल गांधी ने किया तो इतना बड़ा हंगामा क्यों खड़ा हो गया? देखिए, मोदी जी ने जिस बात को कहा था, पहले वो सकारात्मक ढंग से बता देता हूं, फिर आलोक जी की बात का जवाब देता हूं। आज तो लोग भूल जाते हैं, सन 71 की बांग्लादेश की लड़ाई से पहले इंदिरा जी ने पूरे दुनिया में जाकर चर्चा की थी और भारत की गरीबी का चित्रण किया था और कहा था हम कितने गरीब देश हैं, हम इसको वहन नहीं कर सकते। पुराने लोगों को याद होगा 5 पैसे का एक सेस लगा था, कोई भी सामान आप खरीदते थे 5 पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता था, जिसे बाद में मजाक में बांग्लादेश का टिकट कहा जाने लगा था कि आपको देना ही पड़ेगा। जिस जमाने में महात्मा गांधी गए थे इरविन से मिलने, तो वो आधी धोती पहन के गए थे और उन्होंने कहा था कि हाँ हमारा पूरा देश ऐसा। तो ऐसा नहीं कि वो देश का अपमान कर रहे थे, वो देश की वास्तविकता बता रहे थे। मोदी जी ने वो यथार्थ बताया था। परंतु शुभांकर जी, ये लोग तो वो हैं जो ये कहते हैं देश तो था ही नहीं कभी, अंग्रेजों ने आके देश बनाया। ये कहते हैं कि अकबर ने आके देश को बनाया। ये तो देश जो था, ये उन लोगों के साथ है जो कहते हैं इस देश में 22 नेशनलिटी है। अरे जो ये हम तो वो हैं जो कहते हैं ये देश उसका है जिसकी हम मातृभूमि भी है, पितृभूमि भी है। ये देश उसका है जो यहां पैदा हुआ और इसके पूर्वज भी मानता है कि यहीं पैदा हुए। और ये क्या कहते थे, ये देश उसका है, सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए, हिंदोस्तां बनता गया। देश को सराय मानते थे कि आके लोग सेटल होते गए। तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो ये हमारी बात उसमें नहीं समझ पाएंगे। मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में आके बात करता हूं। यदि अभी मोदी जी के ऊपर भी आलोक जी के मुंह से निकला कि भाई कोई देश शांतिप्रिय हो सकता, बिल्कुल चीन जैसा मोदी जी ने कहा 2014 से पहले जो जिसने 30 लाख अपने लोगों को मरवाया। सुनिए, 30 आलोक जी मैं आ रहा हूं, कल्चरल रिवॉल्यूशन ने मरवाया, जिन्होंने, सर आपने अपने टर्न पे बोले दर्शकों के साथ बेहतर न्याय होता है। अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए मान्यवर, उइगर मुसलमानों को कंसंट्रेशन में रखने वाला सद्भावना का प्रतीक, कर दिया। तिब्बत के बौद्धों पर
अत्याचार करने वाला जाति और धर्म से सद्भावना का बाहर पहुंच ही प्रतीक नहीं है। पाते। हांगकांग में दमन करने वाला सद्भावना का प्रतीक है। दुनिया को वुहान वायरस देने वाले लोग सद्भावना के प्रतीक हैं। इतना ही नहीं, टियानामेन स्क्वायर में गोलियां चलवा के 10,000 छात्रों को सीधे मरवा दिया गया आर्मी के द्वारा, वह सद्भावना का प्रतीक। और जब यह बात शुभांकर जी कांग्रेस के लोग कहते हैं, मुझे इतना कष्ट होता है। हमने तो बचपन में सुना था कि नेहरू जी की डेथ चीन के सदमे में हुई, चीन ने जो उनको धोखा दिया था, और फिर नेहरू जी के खानदान के लोग चीन को सद्भावना का प्रतीक बोलने लगे। मुझे लगता है कि मोदी विरोध की घृणा में भरकर अपना देश तो छोड़िए, अपनी पार्टी और अपने परिवार का सम्मान भी तार-तार करने में लगे हुए हैं। कि जिसके शौक में नेहरू जी की डेथ हुई वो आज सम्मान उसका प्रतीक हो जाए। मुझे लगता है इससे ज्यादा बात। और एक तरफा प्यार पे एक लाइन और कह दूं, मैं सुनील जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार मैं आलोक जी क्योंकि इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, मैं उन्हें थोड़ा टाइम दे देता हूं। उसके बाद सुनील जी मैं आपके पास आऊंगा। इससे जुड़ा एक सवाल मेरे पास आपके लिए भी है। आलोक जी आप बात पूरी कीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से आज भी आज तक पर एक अभी सांसद महोदय झूठ बोलकर चले गए, संबित पात्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें 10 झूठ बोली और तमाम मीडिया चैनल्स ने कोई वेरिफिकेशन नहीं किया। अभी एक सांसद प्रोमो में बोल रहे थे, उससे पहले भी सोनिया गांधी जी के लिए कहा गया कि प्रणब मुखर्जी के यहां पर बग लगाए सोनिया जी के इशारे पर, और सोनिया जी जो चाहती थी वो सुन लेती थी, ऐसा प्रणब मुखर्जी ने कहा। मैंने पूरा मीडिया छान मारा, उन्होंने कहीं पर कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी। अभी भी उन्होंने कहा है, जो अभी पूर्व सांसद महोदय, जो पूर्व वक्ता थे मुझसे पहले सांसद महोदय लोकसभा के दिल्ली से, वो कह रहे हैं सरकारी संपत्तियां इन्होंने ले ली। आज तक वेरीफाई भी नहीं करता है कौन सी सरकारी संपत्ति किसने ले ली। अगर नेशनल हेराल्ड के बारे में कोई चीज चल रही है तो नेशनल हेराल्ड की क्या संपत्तियां सरकारी संपत्तियां हैं क्या? फिर भी लेकिन आज तक चलाता है, इसलिए मीडिया के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। अभी मोदी साहब के ऊपर आपने सवाल पूछा, शुभांकर जी आपको उत्तर मिल गया होगा। 2014 से पहले आपका भी जन्म हुआ है, मेरा भी जन्म हुआ है। हमें शर्म नहीं आती है, शर्म आ जाती है कि किस तरह से लोकतंत्र की नृशंस से हत्या हो रही है। और अगर सही वक्तव्य इंदिरा गांधी जी ने दिया कि गरीबी का वहां पर बताया गया, तो आज राहुल गांधी जी ने सही देश की वस्तु स्थिति जो है, यथार्थ जो है, उसको विश्व के सामने रखा और विश्व भी इसको जानता है। ठीक है, अब आलोक जी मैं सुनील जी के पास जाऊं उससे पहले एक बार फिर पूछूंगा, क्या चीन को वाकई में शांतिप्रिय देश मानते हैं आप? क्या विदेश मंत्री ने जो कहा वो बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते? क्या शुभांकर जी ठीक मानते हैं? ठीक है, सुधांशु जी ये सवाल आपके लिए ही है। नहीं हाँ या ना? नहीं सर, जिस दिन जवाब दे, हाँ या ना? अरे सर आप मुझसे सवाल पूछने के लिए नहीं है सर, ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है। मैं पॉलिटिकल पार्टी से सवाल पूछने का मेरा, मैं आपका सवाल बीजेपी को टॉस कर दे रहा हूं, वो बीजेपी तय करेगी सर। नहीं सर, मुझे चुनाव नहीं लड़ना सर। जिस दिन मैं बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा उस दिन आप लोग मुझसे सवाल पूछ लीजिएगा, लेकिन आज सवाल पूछने की जिम्मेदारी मेरी है और वो सवाल मुझे पूछने दीजिए। इसीलिए मीडिया के ऊपर सवाल खड़े नहीं सर, आपने मुझे कोट किया, मुझ पर ही सवाल किया, तो दोनों बात में दर्शक समझदार है सर। अरे सर आप बीच के मैसेंजर को शूट मत कीजिए सर। सुधांशु जी, जो जयशंकर साहब ने कहा क्या वो सही है? उसके बाद मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। वो कह रहे हैं कि देखिए आप लोग जो कहते हैं वो सही हो जाता है, हम पर सवाल खड़े कर देते हैं। बिल्कुल यथार्थ जवाब देता हूं। देखिए, भारत और चीन दो दुनिया की इतनी बड़ी शक्ति और अर्थव्यवस्था हैं कि प्रत्यक्ष लड़ाई में बहुत चुनौतियां हैं, मगर प्रत्यक्ष लड़ाई के बगैर किसी को हैसियत पे कैसे रखा जा सकता है? आलोक जी अब मैं जवाब देता हूं। मसूद अजहर को हमने आतंकवादी घोषित करवा लिया, चीन ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, नहीं रोक पाया। भी तो भारत 370 के मुद्दे पे आप लोग भी बहुत हाई तौबा मचाए थे, चीन सर के बल खड़ा हो गया, संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव नहीं ला पाया। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में हम सदस्य बन गए और चीन उसको नहीं रोक पाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में, जिसमें प्रयास आपके जमाने में शुरू हो गया, उसमें हम सदस्य बने और चीन सदस्य नहीं, वो नहीं रोक पाया। ये होता है चीन को किस ढंग से कंटेन करना। और अगर भाई देखिए, आपने टर्म में बोलिए आलोक जी, क्या तरीका, हमने कोई डिस्टर्ब नहीं किया। आप जब सर बात करते हैं सर, कोई इंटरप्ट नहीं करता है। आज आपको बताता हूं, दो लोग बात करेंगे, दर्शक को सुनाई नहीं पड़ेगा सर। कार्यक्रम का नाम दंगल है, आपस में दंगल नहीं करेंगे सर हम।
जी सुधांशु जी, अब मैं जवाब देता हूं। अभी क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, 4 देशों का समूह है क्वाड। मैं चुनौती से पूछता हूं, आलोक जी बता दें 4 देशों के नाम जो आज चीन के साथ खड़े हो। सिर्फ 2 देश चीन के साथ खड़े हैं, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। आज हमने उसको उस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है कि चाइना का जो थिंक टैंक है उसने स्वयं लिखा है कि चाइना तियानामेन स्क्वायर के बाद के अपने सबसे बुरे कूटनीतिक दौर से गुजर रहा है, दुनिया में पूरी तरह अलग थलग पड़ा हुआ है। और चाइना को क्या हैसियत में लाना होता है? एप्पल की फैक्ट्री चाइना से शिफ्ट होकर भारत आई है, 25% एप्पल के फोन अब भारत में बनने शुरू हुए हैं। ये चाइना के ऊपर आघात नहीं है क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं, मसूद अजहर से लेके न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से लेके जो हम चीन के साथ कर रहे हैं वो पूरी तरीके से दुनिया को दिख रहा है। मगर कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये हो गई है कि क्या लगातार बोलते चले जा रहे हैं, क्या करें? अब देखिए 2 सवाल आए थे सुधांशु जी, आलोक जी, आप दोनों के लिए 2 सवाल आए थे मेरे पास। एक सवाल आलोक जी के लिए था, क्या चाइना शांति प्रिय देश है, उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। और एक सवाल आपके लिए था, जयशंकर साहब के बयान से आप सहमत हैं? आप दोनों पर यह बयान नहीं दिया आप दोनों ने जवाब। तो क्या मैं आगे बढ़ जाऊं या आप लोग देना चाहेंगे? दोनों लोग से मेरा सवाल। मैं एक बात बता रहा हूं, नहीं मैं जवाब, अरे कैसे आप कह रहे हैं शुभांकर जी मैंने जवाब नहीं दिया? मैंने तो अपना पहला वाक्य बोला कि भाई चीन और भारत 2 बड़ी शक्ति हैं, यहां लड़ाई लड़ने से पहले दूसरे भी तरीके होते हैं लड़ाई लड़ने के। और मैंने बताया कि कूटनीतिक दृष्टि से और चुनौती से कहता हूं, ये चाइना के थिंक टैंक में लिखा हुआ है कि चाइना इज पासिंग थ्रू इट्स मोस्ट सीरियस डिप्लोमेटिक आइसोलेशन इन पोस्ट तियानामेन स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये हकीकत है। सुनील सिंह यादव जी, अब चर्चा में आपको भी शामिल करते हैं। मुलायम सिंह यादव साहब ने कई वर्षों पहले कह दिया था कि पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन हमारा चाइना है, चाइना को हमें सतर्क रहना पड़ेगा। आज जब चीन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, यह कहा जा रहा है कि वो शांति प्रिय भी है, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? दोनों बयानों को आपने सुना, बीजेपी को भी कांग्रेस को भी। आपका स्टैंड क्या? आपको लगता है जो विदेशों में जाकर इस तरह की बातें होती है वो जायज है और चीन को शांति प्रिय कहना यह सही है या गलत है? क्या सोच है आपकी पॉलिटिकल पार्टी की? देखिए शुभांकर जी, जहां तक सवाल देश का जब आता है तो समाजवादी पार्टी और मैं उन पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, भारतीय होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि देश हमारा परिवार है। परिवार की बात परिवार में होनी चाहिए। हम अपने परिवार की बात चौराहे पर जाकर के दूसरे चौराहे पर नहीं कर सकते हैं। इससे मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी बचना चाहिए और कांग्रेस को भी बचना चाहिए। जहां तक सवाल चाइना का है तो नेताजी ने 1996 से लेकर लगातार जब पार्लियामेंट में उनको मौका मिला, सरकार कांग्रेस की रही हो या भारतीय जनता पार्टी की रही हो, नेताजी ने अपने अनुभव के आधार पर कहा कि हमारा नंबर 1 दुश्मन जो है वो चाइना है, पाकिस्तान नहीं है। वो इसलिए भी कहते थे कि पाकिस्तान को तो जब हम चाहेंगे ठीक कर लेंगे, लेकिन चाइना हमारे खिलाफ बड़ी साजिश कर रहा है, चाइना हमारी जमीन कब्जा कर रहा है, चाइना हमको नुकसान पहुंचाना चाहता है, हमारी अर्थव्यवस्था बिगाड़ना चाहता है। तो अगर हमसे पूछेंगे एक समाजवादी होने के नाते तो हम ये कहेंगे कि जो बात नेताजी कहते थे कि भारत के लिए चाइना बड़ा खतरा है, लेकिन हम ये भी आपके कार्यक्रम में कहेंगे कि एक समय था जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की कई कमियां खामियों के बावजूद भी पूरी दुनिया लोकतांत्रिक दुहाई अगर कोई देता था तो भारत की दी जाती थी कि भारत में लोकतंत्र अच्छा है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लोकतांत्रिक संस्थाएं हो, मीडिया हो, पहली बार हमने आपने आजादी के बाद सुना कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जज अव्यवस्था के खिलाफ मीडिया के सामने आए। मीडिया वालों का फोन सुना जा रहा है, पत्रकारों का फोन सुना जा रहा है, बैंककारों का फोन सुना जा रहा है, विपक्ष का फोन सुना जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिसी है शुभांकर जी। ठीक है, आपने ये पेगासस वाला जिक्र पाते हैं, आप जी उसकी जासूसी करते हैं, उसके खिलाफ साजिश करते हैं, उसको बदनाम करते हैं। ठीक है, आप सुधांशु जी, मैं एक बार शांतनु जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार सुधांशु जी पर चला जाऊं मैं। सुधांशु जी, क्योंकि आपकी पार्टी पर आरोप लगे, साथ ही एक सवाल यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में जो कमेटी बनाई गई थी उसने यह आरोप या कहें उसने ये बात रखी कि सरकार ने सहयोग नहीं किया था जांच में। तो इसी को आधार बनाकर विपक्ष कहता है कि देखिए आप लोगों ने सहयोग नहीं किया था, अगर कुछ आप लोग जासूसी कर नहीं रहे थे तो सहयोग करने से परहेज क्यों था? देखिए,
पहली बात तो मैं सुनील जी की एक बात के लिए उनका आंशिक समर्थन करता हूं कि कम से कम उन्होंने चीन के साथ प्रतिद्वंदता और दुश्मनी वाली बात मानी। अन्यथा मुझे कभी ये लगा था कि इतने बड़े समाजवादी नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब, उनके बयान से कहीं वो समाजवादी लोग आज बदल न जाए, परंतु फिर भी इन्होंने बाद में जाकर जो घुमाने का प्रयास किया, तो मैं उसके लिए यह कहना चाहता हूं कि जहां तक जासूसी करने की बात है, तो जिस बात को लेकर आलोक जी बहुत नाराज हो रहे थे, पर प्रणब मुखर्जी साहब ने तो ओपनली कहा था। चलिए अब मैं सोर्स के साथ कोट कर देता हूं ताकि इसमें किसी के मन में कोई गुंजाइश ना रहे कि ये जो आरोप प्रत्यारोप की बात केवल करते हैं। मलय कृष्णधर सीबीआई के अतिरिक्त महानिदेशक रहे हैं और उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि इंदिरा जी सोनिया जी की जासूसी कराती थी, और सिर्फ फोन की नहीं, फिजिकल भी। उन्होंने लिखा है, हम कोट कर रहे हैं, कोई मैं नहीं कह रहा हूं मान्यवर। और जासूसी की बात के ऊपर इतनी सारी बातें लिखी गई हैं, परंतु हमारी सरकार का जहां तक प्रश्न है, ये जितने भी प्रकरण आए सरकार ने ईमानदारी से सारे विषय रखे। परंतु यह भी मैं कहना चाहता हूं, इससे मैं बचने का प्रयास नहीं करता हूं, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति की जरूरत पड़ने पे इनवेरिएबल इंटरसेप्शन होना चाहिए, और यह लंबे समय से व्यवस्थित नीति रही है, भारत सरकार की नहीं, दुनिया के हर देश की। इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं। परंतु सुनील जी ने कहा आजादी के बाद पहली बार नजर आया, ये सब राजस्थान की सरकार में नहीं सुना कि उन्होंने सिडिशन लॉ लगा दिया, किसके खिलाफ? अपने सांसदों और विधायकों के खिलाफ। अगर आपको नजर आया कि सर्वोच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीश आए थे तो सरकार के खिलाफ नहीं, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ आए थे। और आजादी के बाद आप ऐसे बोल देते हैं, आजादी के बाद जब न्यायालय ने किसी प्रधानमंत्री को दोषी साबित कर दिया तो न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के 3 लोगों को सुपरसीड करके चीफ जस्टिस बना दिया गया, और इंदिरा जी ने कहा कमिटेड जुडिशरी, भूल गए। और आजादी के बाद में तो ऐसा भी हुआ, कांग्रेस की पार्टी का सदस्य सर्वोच्च जवाब लेते हैं सर, उच्च न्यायालय का अब जवाब लेते हैं। शांतनु जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि आरोप गंभीर है, इसलिए एक बार आलोक जी से ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास शांतनु जी आता हूं, क्योंकि बहुत ही गंभीर आरोप लग रहे हैं। जी आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से पेगासस का मामला था, अगर ये किसी दूसरे देश में होता सरकारें गिर जाती। पेगासस खरीदा गया और करोड़ों रुपए में खरीदा गया और इजराइल से खरीदा गया, और पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको केवल सरकार खरीद सकती है। आज तक नहीं बताया सरकार ने किसके लिए खरीदा। जांच की बात आई तो भागकर खड़े हो गए पीछे। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि हमें पूरी तरह से किसी भी रूप में सहयोग नहीं मिला, और तमाम जो आए थे जजेस हमारे ऑनरेबल, वो सरकार के खिलाफ आए थे कि हमारे जिस तरह से हमारा कार्यकाल है, हमारी चीजें हैं, उसके ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश है। और उसके बाद राज्यसभा की रेवड़ियां जो बटी, और जिस तरह से गवर्नर की रेवड़ियां बटी, उससे भी कुछ बच गया क्या? सुधांशु भाई, वो महिला कौन सी थी जिसने एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर एक आरोप लगाया था, उसके बाद जांच भी सुप्रीम कोर्ट ने की? वो महिला कहां है आज? किसने भेजी थी? सच था, झूठ था, क्या था वो? किसने जांच की? वो उसकी जो रिपोर्ट की जांच थी, वो क्या दिल्ली पुलिस ने पूरी की? बहुत सारे सवाल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने की भाई। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जांच की? क्या वो उसकी चार्जशीट फाइल हुई? और अगर महिला ने इतने बड़े व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद इतना गंभीर आरोप अगर लगाया तो महिला जेल में क्यों नहीं है? भाई मैं कह रहा हूं, अगर इतने बड़े व्यक्ति के ऊपर महिला ने आरोप लगा दिया, अरे भाई, सर्वोच्च न्यायालय ने उसे गलत सिद्ध कर दिया। मैं कह रहा हूं, जेल में क्यों नहीं है? फिर सीधा सा मेरा आरोप है कि अगर वो महिला यही तो कह रहा हूं, चीफ जस्टिस के ऊपर अगर सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, हम उसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? क्या बचकानी बात करने लगते हैं? ये आप लोग राहुल गांधी जी का प्रभाव आ गया क्या आपके ऊपर? सीरियस बात कह रहा हूं, समझने वाले समझ गए हैं उसको। आप लोगों ने हर तरह का हथकंडा, जिस तरह से न्यायालय को, तमाम जांच एजेंसियों को प्रभावित करने के लिए। तो आलोक जी, क्या आप आसान शब्दों में ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी साठगांठ करके राज्यसभा दे दी उनको? आप यही कह रहे हैं? तो क्या कांग्रेस ने राज्यसभा दी है? जी सुधांशु जी, बड़े सीरियस आरोप है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट के जजों को खरीद रहे हैं भाई, चीफ जस्टिस को खरीद रहे हैं, ऐसे आरोप आप पर लग रहे हैं। या आज तक का एंकर बोल रहा है गलत कह रहा है। अरे आप फिर क्या कह रहे हैं सर? आप क्या कह रहे हैं? राज्यसभा दे दिया गया, आप जो कही गई है, राज्यसभा दी गई है। आज तक के एंकर को कम से कम शब्दों पर अपना नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है, आप जो इशारों में, जो बिटवीन द लाइंस आप कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आपकी बात करते हैं। हाँ ठीक है, आप आज तक पर बैठे, ठीक है, आप प्रभाव बीजेपी के चैनल पर नहीं बैठे। अरे सर, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या ऐसे आरोप लग रहे हैं? धैर्य रख, खरीदने की बात किसी ने नहीं की। ठीक है, प्रभाव की बात कही। अरे प्रभाव मतलब अपनी तरफ झुकाव कर लिया, लाभ लालच डर किसी तरीके से झुकाव करवा लिया, प्रभावित कर दिया, निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिया आपने। ठीक है सर, ठीक है, हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं निष्पक्षता, जो मामले आए निष्पक्ष नहीं थे। सुधांशु जी,
तो सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े हुए कि राज्यसभा या किस तरीके से प्रभाव डाल दिया गया है। अब वो डर की वजह से एक महिला का केस भी जिक्र किया गया। सुनिए, जज या चीफ जस्टिस के सेवानिवृत्त होने के बाद उनका किसी भी सरकारी पद पे आने के दर्जनों उदाहरण है, और राज्यसभा में भी नामित होने के जस्टिस रंगनाथ मिश्रा से लेकर बहुत उदाहरण है। पर मैं एक उदाहरण ऐसा देता हूं शुभांकर जी, जो देश के इतिहास में अद्वितीय है, कि कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल टिकट पर कांग्रेस पार्टी का राज्यसभा सदस्य रहने के बाद कोई व्यक्ति हाईकोर्ट का जज बना, और उसके बाद हाईकोर्ट का जज रहने के बाद उसने छोड़ा और फिर कांग्रेस की पार्टी पर लोकसभा का चुनाव लड़ा, परंतु चुनाव कैंसिल हो गया, तो उसके बाद वो पुनः जज बन गया। वो है जस्टिस बहरुल इस्लाम, पार्टी का सदस्य रहने के बाद कोर्ट का जज न्यायाधीश बनना। अरे जवाब आप दीजिए आनंद जी, अपनी पार्टी के मेंबर को आपने हाईकोर्ट का जज बनाया। पूरी बात सुनिए, चिल्लाने से नहीं होगा जनाब, सुनिए। अरे भाई, चेन्नई हाईकोर्ट में कोई महिला मोर्चा की पदाधिकारी अभी जज बनी है या ना? 10 महीने बाद वो सुप्रीम कोर्ट का जज। अरे भाई, मुझे केवल ये बता दीजिए, महिला मोर्चा की कोई पदाधिकारी अभी पिछले 2 महीने में जज बनी है ना? फिर हाईकोर्ट से हटकर सुप्रीम कोर्ट का जज बना, और हटने के बाद फिर राज्यसभा आया। आलोक जी जवाब दीजिए, भागिए नहीं। क्या महिला मोर्चा की कोई पदाधिकारी आपको इतना प्रॉब्लम है हटने के बाद वहां अपनी पार्टी के कैंडिडेट को जज बनाया और 10 महीने के गैप के बाद सुप्रीम कोर्ट भेजा? नहीं उत्तर देंगे जनाब। कमिटेड जुडिशरी किसने बोला? महिला मोर्चा की एक पदाधिकारी जज बनी है। अगर जज नहीं समझेंगे सरकार की जरूरतें क्या है तो उन्हें ठीक कर देंगे। महिला मोर्चा की पदाधिकारी सुप्रीम कोर्ट में आप कहते हैं जजों की नियुक्ति सरकार करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट का कानूनी मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको तय किया, हम लोग कैसे बोल सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट तो समझदारी की बात करिए, बच्चों का नियंत्रण आप करना चाहते हैं। जो कुछ सुप्रीम कमीशन का सिलेक्शन आप करना चाहते हैं। मतलब हद होती है पूरे। आलोक मजबूरी हो सकती है कि आपको पार्टी से निर्देश हो कि आज राजनीति फैलाना है, मगर दर्शकों के सामने आप ठीक है। अब मुद्दों से क्योंकि थोड़ा सा हम भटक गए हैं, शांतनु जी मैं आपके पास आता हूं और वापस आज जो चर्चा का मुख्य मुद्दा था उस पर हम आते हैं। आपने इस पूरी कॉन्वर्सेशन को सुना, बड़े धैर्य से सुना, क्योंकि आरोप बहुत लग रहे थे, इसलिए बार बार मुझे मजबूरीवश जाना पड़ा था। 4 बड़ी बातें राहुल गांधी ने कही। एक था कि मेरी बातें रिकॉर्ड की थी, दूसरा मीडिया और लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला, जिसका इशारों में जिक्र आलोक जी ने भी यहां पर कर दिया, जिसमें कोर्ट का भी जिक्र आया। तीसरा कि विपक्षी नेता मुद्दों पर बात कर रहे थे, जेल में डाल दिया गया। और चौथा था चीन की तारीफ के साथ साथ आतंकवादी मुझसे मिलने आए लेकिन मुझे कुछ नहीं किया क्योंकि ये सुनने की शक्ति है, ये उनकी तरफ से कोट आया था। अब क्या देश की बातें विदेशों में चर्चा होना और इस पूरे कॉन्टेक्स्ट पर आप कैसे देख रहे हैं, कैसे एनालिसिस कर रहे हैं? 1 घंटे 1 मिनट की पूरी जो उनकी कैम्ब्रिज, जो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में एक कॉलेज है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि वो पढ़े भी हैं शायद, उसमें उन्होंने एमबीए के स्टूडेंट से, मतलब बिजनेस के स्टूडेंट से ये सारी बातें करी। अगर मैं ऐसे किसी जगह पर जाता तो मैं बताता कि भारत में बिजनेस करना कितना आसान हो चुका है। भारत में ईज ऑफ डूइंग की रैंकिंग जो 100 के ऊपर हुआ करती थी, अब वो कैसे हम बहुत अच्छी रैंकिंग हो चुकी है। कैसे भारत में 130 यूनिकॉर्न, मतलब जिनकी जो वैल्यूएशन 1 बिलियन से ऊपर हो गई है, 130 हो चुकी हैं, जो विश्व में नंबर 3 की है। कैसे भारत में यूपीआई पेमेंट्स इतने हाईएस्ट हैं, जो चाइना से भी ज्यादा है। ये भारत का फिनटेक सेक्टर, जहां से वो आते हैं उत्तर प्रदेश में, वहां से 8 यूनिकॉर्न है, फिजिक्स वाला, पेटीएम, पाइन लैब्स, इनशॉर्ट, ये सब बातें बताता। वो क्या कह रहे हैं, वो झूठ पे झूठ कह रहे हैं। पहली बात कह रहे हैं कि मीडिया सप्रेस करता है। देखिए, मैं दिन की कम से कम 4 या 5 डिबेट करता हूँ, ऐसा मैं पिछले 6 साल से कर रहा हूँ। ऐसी कोई डिबेट नहीं है जिसमें कोई कांग्रेस का विषय और कांग्रेस का व्यक्ति ना आता हो। तो कांग्रेस का पक्ष नहीं सुनने दिया था। आपको लगता है कि शुभंकर जी, आप कभी किसी एडिटर से आपको कहा जाता है कि नहीं कांग्रेस की बात ना सुनो? मुझे नहीं लगता ऐसा। मैं तो जिस डिबेट में जाता हूँ, जब पेपर में पढ़ता हूँ, तो इधर की बात भी आती है, उधर की बात भी आती है। तो इस तरह से कहना। दूसरा, उन्होंने कहा कि एमपीज को पार्लियामेंट के सामने से जेल में डाल दिया। ऐसा कभी हुआ ही नहीं पिछले 8-9 साल में। और उन्हें जो फोटो दिखाई वहां पे, अगर पीपीटी में देखिए, उन्होंने फोटो दिखाई, वो है जब वो यमुना एक्सप्रेस में डिटेन किए गए। वो क्यों डिटेन किए गए? क्योंकि वो हाथरस में जा रहे थे, जहां पे जाने से मनाई थी, और वो फिर गए दोबारा। जब स्थिति शांत हो गई, जब पुलिस ने अलाउ करा, तो वो फोटो भी झूठ दिखा रहे हैं। वो पार्लियामेंट के सामने की फोटो नहीं है, वो यमुना एक्सप्रेस के सामने की फोटो है जब वो उसमें गए। तीसरा, वो एक सेंटेंस में लिखा था कि देयर इज कर्व इन इंडिया अराउंड मूविंग अराउंड इंडियन मोबिलाइजेशन। मतलब भारत में आप घूम नहीं सकते हैं। मतलब आप जो भारत जोड़ो की पिकनिक कर रहे थे, जिसमें आप केरला से कश्मीर तक चले गए, उसमें आपको कैसे मूव करने दिया गया? फिर आप भाजपा वाले प्रदेशों से भी गए, आप कांग्रेस वाले प्रदेशों से भी गए, ये भी एक बड़ा झूठ है। फिर जो बड़ा झूठ बोला कि वो पेगासस वाला है, पेगासस में तो सुप्रीम कोर्ट ने आपसे आपका फोन मांगा था, आपने तो फोन ही नहीं दिया।
और जो 30 फोन दिए गए उसमें एक्सपर्ट कमेटी ने कहा कि इसमें कोई पेगासस जैसा सॉफ्टवेयर नहीं पाया गया, जो एक्सपर्ट कमेटी जिसने फॉरेंसिक जांच करी। तो कहना क्या चाह रहे थे एमबीए स्टूडेंट के बीच में, मेरे तो समझ में नहीं आया। और आखिरी के 10 मिनट उन्होंने चाइना और इंडिया की पब्लिक पे कोई फिलॉसफी मारी, जिसको अगर आप लोग में से कोई भी समझा दे तो मैं बिल्कुल आपको नतमस्तक हो जाऊं कि फिलॉसफी क्या थी, उसमें उन्होंने क्या कहना था। मेरे ख्याल से वो भारत की बुराई करना चाह रहे थे, कह रहे थे डेमोक्रेसी अंडर अटैक है। अभी वो 3 चुनाव हारे हैं, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय का। कौन अंडर अटैक है वो सबको पता लग रहा है, कांग्रेस पार्टी शायद अंडर अटैक है। तो जो वो शायद भारत जोड़ो से नहीं कर पाए, अब वो बाहर जाके भारत की बुराई करके, नरेंद्र मोदी की बुराई करके, प्रधानमंत्री की बुराई करके अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, शायद उनको अपने जी पॉलिटिकल आपने अपनी बातें रख दी, इसी बातों को ऐड ऑन करके आलोक जी मैं सवाल आपसे पूछ लेता हूं। आतंकवादी मुझसे मिलने आए लेकिन कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये सुनने की शक्ति थी, मुझे डर लगा। विपक्षी नेताओं के जेल डालने वाली बात, एक तस्वीर का भी वो जिक्र कर रहे हैं कि हाथरस वाली तस्वीर थी, उसे मिसकोट करके वहां पर गलत कॉन्टेक्स्ट में दिखाया गया। उसके अलावा बातें रिकॉर्ड करने की पेगासस पर बीजेपी कह रही कि फोन सबमिट क्यों नहीं किया गया, अगर आपको लग रहा है तो फोन मांगा गया, दिया क्यों नहीं गया। तो इन बातों पर क्या जवाब देंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि जो जिसके ऊपर आरोप हैं उसी को जांच करने के लिए दे दें। कौन जांच कर रहा था, कौन जांच करेगा? दिल्ली पुलिस, जिसके ऊपर तमाम तरह के आरोप हैं। सीबीआई के डायरेक्टर को आज तक पेंशन नहीं मिलती, सीबीआई के डायरेक्टर के ऑफिस को रात को दिल्ली पुलिस जाकर 2 बजे घेर लेती है, उन्हीं को जांच करने के लिए दे देना। सुप्रीम कोर्ट की पहली चीज। कमेटी ने कहा उससे। एक बार सुनिए ना भाई, जरा सुनिए जरा शांति से। पेगासस में सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन आया कि सरकार किसी भी रूप में सहयोग नहीं कर रही है, उसके बाद भी विपक्ष से सवाल पूछा जाएगा। मेरे फोन में पेगासस है, हम केवल ये कहना चाहते हैं, सुनिए ना भाई, सुनिए ना भाई, सुनिए जरा, सुनिए। चाइना का प्रेम, एक तरफा प्यार पूरे देश को पता है मोदी जी का किस तरह से। मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, आज तक के दर्शक भी सोचें। जो 20 जवान शहीद हुए थे गलवान, अरे भाई सुनिए ना भाई, चाइना से इतना प्रेम है, चाइना से वापस आइए, बताइए फोन नहीं दिया जब मुझसे मांगा गया। सुन तो रही, सुनिए ना भाई जरा, मैं आपके बीच में नहीं बोला। मुझे केवल ये बता के जाइएगा, आप काफी विद्वान हैं, कि 20 जवान जो शहीद हुए थे वो हमारी भूमि पे हुए थे। सारी बातें कर ली आपने इसे बताइए, वो 1 घंटे की पूरी। और दूसरा, कैलाश रेजिस से एक तरफा प्यार में हमारी सेनाओं को हटा दिया गया, इसका जवाब है किसी के पास? आलोक जी आपने 1 घंटे की टॉक सुनी अपने नेता की? सुनिए ना भाई, मैं उत्तर दे रहा हूँ ना आपको, पूछ रहा हूँ। आप इसीलिए ठीक है आलोक जी, एक सवाल अब आलोक जी, ठीक है शांतनु जी मैं आपके हिस्से का सवाल पूछ ले रहा हूं, वो काम मेरा है। आलोक जी, पुलवामा का जिक्र आपने किया, पुलवामा पर कई आरोप सरकार पर लगते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान की संसद में हमने देखा था, फवाद चौधरी ने कहा था कि जो कुछ पुलवामा ने किया उस पर गर्व है। उसके बाद फिर उनके कई सांसदों ने कहा कि पैर कांप रहे थे, भारत हमला कर रहा था इसलिए छोड़ना पड़ा अभिनंदन को, एयर स्ट्राइक को लेकर। तो आपको लगता नहीं कि उसके बाद ये सारी बातों को लेकर जिस तरह से कोर्ट किया जाता है, वो आधार बीजेपी को मौका मिल जाता है आप पर सवाल खड़े करने का, कि आप लोग हर चीज पर सवाल खड़े कर देते हैं जबकि पाकिस्तान उसको मान रहा है? देखिए, मुझे लगता है अगर ऐसी बात है, पुलवामा पर आज तक ने कुछ भी नहीं तो 10-20 डिबेट तो की होंगी। जब सरकार कह रही है और पाकिस्तान कह रहा है तो आज तक डिबेट क्यों करा रहा? इसी का नाम लोकतंत्र है। सवाल पूछे जाएंगे सरकार से कि 350 किलो आरडीएक्स कहां से आया। सरकार से सवाल पूछे जाएंगे वो गाड़ी जो टकराई थी वो क्यों थी, बिना एक्सपोर्ट के सीआरपीएफ का काफिला क्यों चला, उसकी जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। हम सवाल पूछेंगे कि उनके शहीदों को आज तक शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिला, और मोदी जी 24 घंटे के बाद पुलवामा के चुरू में वोट क्यों मांग रहे थे। ठीक है, शहादत के पीछे आपने हमेशा वोट मांगी है और ये सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, सुनील सिंह साजन जी, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, उसके बाद मैं सुधांशु जी के पास जाऊंगा। क्या विपक्ष के नेताओं को इस सरकार में दबाया जा रहा है? क्योंकि आप लोग भी यूपी में कई बार आरोप लगाते हैं कि जो कार्रवाई हो रही है वो केवल विपक्ष के नेताओं को चुन चुन के होती है, सत्ता पक्ष के जो उसी तरह के लोग हैं उन्हें बख्श दिया जाता है। तो क्या आप भी ये मानते हैं जो आरोप कांग्रेस लगा रही है कि एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो या फिर स्टेट लेवल पे हो? नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि ये आपको भी लगता होगा और हर उस आदमी को लगता होगा जो निष्पक्ष होकर के सोचता होगा और देखता होगा। हो सकता है शांतनु गुप्ता जी को न लगता हो कि कोई भ्रष्टाचारी जब तक भाजपा के खिलाफ रहता है तो भ्रष्टाचारी होता है, भाजपा के साथ आ जाता है तो राष्ट्रवादी हो जाता है। हम कह रहे हैं जिस चीज पर, क्या येदियुरप्पा पर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है, बीजेपी बताएगी। हालांकि सुधांशु भाई भारतीय जनता पार्टी में सबसे कम झूठ बोलने वाले प्रवक्ता हैं। मैं एक सवाल इनसे पूछता हूं,
और इस उम्मीद के साथ पूछ रहा हूं कि कम से कम सच बोलेंगे। उसके बाद 3 मेरे सवाल हैं, मैं अपने रखूंगा। ये आलू डालो सोना निकलेगा, ये राहुल गांधी जी का बयान था या मोदी जी का? क्यों, हमको इतना बता दीजिए। और फिर जो सवाल आपने किया, क्या ईडी और सीबीआई जो बीजेपी के किसी नेता के घर गई, अभी करोड़ों रुपए बीजेपी विधायक के यहां निकला है साउथ में, क्या उसके यहां कोई एजेंसी पहुंची है? कभी एजेंसी बंगाल चली जाती है, कभी बिहार चली जाती है, ठीक है। यूपी अब क्योंकि सुनील जी समय कम है, इसलिए सवाल मैं पूछ ले रहा हूं सुधांशु जी से। सुधांशु जी, एक आरोप लगता है कि 2014 के बाद ईडी के केसेस जो हैं वो 4 गुना बढ़ गए हैं और इसमें भी 95% केसेस जो हैं वो विपक्ष के नेताओं पर हैं। ऐसा कल भी कांग्रेस के कई लोगों ने डिबेट में कहा और ये बार बार आरोप लगते हैं। ये बात सुनील जी भी कह रहे हैं। नहीं, आलू और सोने वाले बयान भी बता दीजिए, राहुल जी का, मोदी जी का। पहले वाक्य की बात दूसरे अपने दूसरे बयान में उन्होंने उसको काट दिया। भाई, जब आप कह रहे हैं कि कर्नाटक में हमारे ही एक विधायक का बेटा पकड़ा गया, तो बंगलौर में भी सरकार हमारी, केंद्र में भी सरकार हमारी, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी जांच एजेंसियां किसी प्रकार का पक्षपात करती हैं? तो आप लोगों की बात अपने आप कट जाती है। दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, जो आरोप लगता है कि किसी भाजपा नेता पे नहीं, तो मैं 2004 से 14 के बीच में 42-43 नेताओं के ऊपर एजेंसियों की जांच हुई, जिसमें एक को छोड़कर सब भाजपाई थे, उत्तर दे दीजिए ना। और एक को छोड़कर सब गैर भाजपाई थे। ये बताइए, उस जमाने में जब आपकी सरकार थी तब भी आप ही के नेताओं पे केस चल रहे थे। अब आलोक शर्मा जी तो रायता फैलाने आए, भाई लगातार बोलते रहे। आलोक जी सुन लेते हैं सर, कई सारे आरोप आलोक जी ऊपर लगे हैं। शिवसेना के खिलाफ आप लोगों ने इनकम टैक्स के नोटिस भेजे, ठीक है, और फिर उन्हीं एमएलए के साथ मिलकर ठीक है, यही सवाल पूछ लेते हैं। ठीक है, अब जवाब सुन लेते हैं सर, क्योंकि 2 लोग बात करेंगे तो आवाज नहीं आएगी। सुधांशु जी, कई सारे सवाल। आलू से सोना निकलेगा, बयान किसका है? सुधांशु जी बता कर जाना। नहीं, वो अभी फिर बोलेंगे। आलोक जी को आज मैंडेट है कि पी ना पाए तो धड़काए जरूर दे। एक कहावत होती है देहात में, सर दर्शकों का समय खराब हो रहा है। सुधांशु जी, आप पर आरोप है किया तो दर्शकों का समय जाया करने के लिए मैंडेट लेके आए। अब देखिए, शोर के बीच में कई बार सवाल जो है सर वो खत्म हो जाते हैं। मेरे पास समय जो है वो नहीं है, माफी के साथ आप लोगों को मैं रोकना चाहूंगा, क्योंकि कार्यक्रम का नाम दंगल, अगर हम एक एक करके बात रखेंगे शायद दर्शक जो है वो ज्यादा सुन पाएगा, समझ पाएगा और सवालों के जवाब जो है उसे मिल पाएंगे। लेकिन फिलहाल आज दंगल में इतना ही। हमारी कोशिश थी राहुल गांधी के बयान पर जो ये हंगामा बरपा है उसको समझा जाए, सवाल पूछे जाए।